नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभ है एक नए सेशन का और इस नए सेशन में हम शुरुआत करते हैं तो पाते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी पद्य साहित्य का विकास पढ़ना है। इसके बाद हम पाते हैं कि गद्य खंड पढ़िए, फिर काव्य खंड और फिर संस्कृत खंड और फिर व्याकरण खंड। तो इस नए सेशन के आगाज में हम आगाज करते हैं एक नए मॉडल पेपर का। नया मॉडल पेपर तो है पर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, बदला है। तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस 30% कटा था वो अब ऐड हो चुका है। कुल मिला के पहले आपको 70% पढ़ना होता था, अब आपको 100% पढ़ना होगा। यानी 100% सिलेबस आप पढ़िए, 100% सिलेबस पढ़ना है आपको, 30% आपके चक्कर में नहीं पढ़ना है। तो उसी 100% सिलेबस से लेकर के हम स्टार्ट करते हैं और लेकर के आए हैं ये हिंदी का नया मॉडल पेपर जो 2024 में लागू है। 2024 में ऐसे ही पैटर्न पर आधारित आपको मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो आइए हम इसको धीरे धीरे पैटर्न समझते हुए हल करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यही होता है कि समय कितना रहेगा। तो सर समय तो उतना ही रहेगा जितना हमेशा मिलता है आपको। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको पहली लिंक पे क्लिक करना है, फिर वहां पर लिंक लगी दिखाई देगी मॉडल पेपर की, हिंदी की, सामान्य हिंदी की, साहित्यिक हिंदी की। तो आप वहां पर डाउनलोड कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट होता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो 3 घंटे 15 मिनट ऑलरेडी आपको समय दिया गया है। 100 का पूर्णांक हिंदी में होता है, प्रैक्टिकल हिंदी में नहीं होता है। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। पेपर आपका हमेशा 2 भागों में हिंदी का विभाजित रहता है, चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे वो सामान्य हिंदी हो, 2 भागों में विभाजित। खंड का में आपको गद्य खंड देखने को मिलता है, पद्य खंड देखने को मिलता है और खंड खा में व्याकरण तथा संस्कृत वगैरह होती है। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से 5 प्रश्न आएंगे, हिंदी पद्य साहित्य के विकास से 5 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के 10 प्रश्न 10 अंकों के आपके आने हैं शुरुआत में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? विचार और वितर्क, बिल्लेसुर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। बताइए। तो यहां पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पूछी गई है, तो बिल्लेसुर बकरिया जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति कौन सी है? बिल्लेसुर बकरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का लिखा गया निबंध कौन सा है? विद्यानिवास मिश्र, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का लिखा गया निबंध कौन सा है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, या फिर कविता क्या है? तो आप जानते हैं कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है। एक एक अंक के सारे हैं। तो विद्यानिवास मिश्र का कौन सा हुआ? विद्यानिवास मिश्र का तुम चंदन हम पानी, ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा क्या है? ठीक है, यहां पर विधाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो ध्रुव स्वामिनी रचना की विधा क्या है? संस्मरण है, आत्मकथा है, नाटक है, या फिर जीवनी है? तो ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो आपको जो है ध्रुव स्वामिनी क्या लिखना है? ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से कौन सी है? मेरे विचार, पृथ्वीपुत्र, विचार प्रवाह, शेखर, एक जीवनी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की यहां पर जो रचना है वो है पृथ्वीपुत्र है। ठीक है, पृथ्वीपुत्र। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात फणीश्वरनाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, या फिर अमरकांत हैं। पूस की रात जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की है। ठीक है, जिसमें पूस की रात में आप जानते हैं झबरा नाम का कुत्ता होता है, एक किसान होता है। तो वो इंग्लिश में भी आपने पढ़ी होगी, अगर आप, हाँ हो सकता है 10वीं में क्लास में, नहीं आपके शायद सिलेबस में हट चुकी थी। पूस की रात उसमें भी इंग्लिश में थी। तो फिर देखिए, जब 2 भाग, ये 5 प्रश्न जो हैं
ये हिंदी गद्य साहित्य के विकास से हैं। क्या है? हिंदी गद्य साहित्य के विकास से ये 5 प्रश्न है। हिंदी पद्य साहित्य के विकास यानी काव्य साहित्य के विकास से रिलेटेड अब 5 प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये आपको बताना है। प्रयोगवादी काव्यधारा के हैं, प्रगतिवादी के हैं, निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के हैं या फिर सगुण के हैं। तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेकंड, प्रगतिवादी काव्यधारा के हैं। ठीक है। बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? ठीक है, तो बिहारी की रचनाओं का छंद आप जानते हैं दोहा। दोहा छंद बिहारी का बहुत प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर रे भैया, घाव करें गंभीर। तो बिहारी के जो दोहे हैं वही प्रसिद्ध है। बिहारी की एकमात्र रचना है सतसई, 719 छंदों की रचना है और इसी रचना को लेकर के बिहारी क्या हुए? रीति सिद्ध कवि सिद्ध हो गए और महान सिद्ध कवि हो गए। ठीक है। लहर, लहर रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की है या फिर महादेवी वर्मा? जी हाँ, वही महादेवी वर्मा जिन्होंने कहा कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिपल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। लहर नाम की रचना जयशंकर प्रसाद की है। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद यहां पर टिक कर लीजिएगा आप। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कभी कभी यूपी बोर्ड में देखने को मिला है कि एक ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। ये परिभाषा है, छायावाद की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं, उन परिभाषाओं को उन विद्वानों के माध्यम से आपको बताना होगा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। यहां पर 4th ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, जी हाँ, तार सप्तक जितना महत्वपूर्ण है उतना कुछ महत्वपूर्ण हिंदी में मतलब आपके यूपी बोर्ड में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन तार सप्तक जो है इतना महत्वपूर्ण है कि हर बार एक प्रश्न तार सप्तक से पूछा जाता है। तार सप्तक पे पूरा एक वीडियो हम बना चुके हैं, तो पूरा आप तार सप्तक ज्ञान सिंधु डालेंगे तो मिल जाएगा। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 भी है। देखिए, तार सप्तक 1943 में प्रकाशित होता है, दूसरा सप्तक उसके 8 साल बाद 1951 में, तीसरा सप्तक उसके 8 साल बाद 1959 में और चौथा सप्तक उसके 20 साल बाद 1979 में प्रकाशित होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, 1979। दिए गए गद्यांश पर, अब आपको दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। कुल मिला के 10 अंकों के गद्यांश से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। अब यहां से आप जब गद्यांश पढ़ते चलें तो उसके प्रश्न भी बनाते चलें। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। प्रश्न बनता है कि समान अधिकार का भागी कौन है? तो जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। अब आप रेखांकित अंश की 7 में व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम, तो पाठ का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा तो जो अंश रेखांकित है उसी का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना है। लिखेंगे आप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी रेखांकित अंश में कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी मनुष्य हैं वे अधिक विस्तृत जगह में निवास कर रहे हैं, अर्थात उनका विस्तार बहुत सीमाहीन विस्तार है। वे नगरों में, जनपदों में, पुरों में, गांवों में, जंगलों में, पर्वतों में इत्यादि तमाम नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के निवास स्थान बनाए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के स्थानों पर निवास कर रहे हैं। और नगर, गांव, जनपद, पुर, जंगल सब उन्हीं मनुष्यों से, जनों से भरे हुए हैं। ठीक है। समान अधिकार का भागी कौन है? अब यहां पर आप उत्तर देखेंगे, समान अधिकार का भागी कौन है?
तो यहां आप देखिए, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है, मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो यहां पर आप पढ़ चुके हैं, पृथ्वी पर जनों का विस्तार अनंत है। जनों, जन मतलब लोग। अनंत और सुध का अर्थ बताइए। सुध मतलब समाचार, और अनंत का मतलब होता है सीमाहीन, अंतहीन। अंतहीन लिख दीजिए। ठीक है। फिर भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ गद्यांश आया। तो आपको क्या करना, दो गद्यांशों में से एक गद्यांश करना है। तो एक कर लिया हम लोगों ने। ठीक है। पैटर्न समझ रहे हैं हम आज पेपर का? एक करना है तो एक करेंगे हम। फिर देखिएगा दिए गए पद्यांश। अब यहां पर दो पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। दो में से जो आता हो उसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिएगा, जैसे सेम आप 11वीं में दे रहे थे वैसे ही। कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। निज जन्म जन्म में सुने जीव वह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहां पर रानी कैकेयी पश्चाताप करती हुई कह रही है, पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई कह रही है श्री राम की सभा में, जो सभा लगी हुई है उस सभा में क्या कह रही है कि निज, निज मतलब स्वयं अपना, जन्म जन्म में सुने जी, मेरा जो जीव है, मेरी जो अंतरात्मा है, ये जन्म जन्मांतर तक धिक्कार सुनती रहे। मेरी अंतरात्मा, मेरा मन, अंतरात्मा, मेरा अंतःकरण, मेरा मन, मेरा जीव हमेशा जन्म जन्मांतर में कई जन्मों तक धिक्कार सुनता रहे। और ये धिक्कार सुनता रहे कि उसको, रानी कैकेयी को तो महास्वार्थ ने घेर रखा था, ऐसा धिक्कार सुनता रहे क्या मेरा जीव। तो जब इतना वाक्य बोलती है रानी कैकेयी की 100 जन्म जन्मांतर तक मेरा जीव धिक्कार सुनता रहे, तो वो सभा पूरी सभा भगवान प्रभु श्री राम के साथ, पूरी सभा श्री राम के साथ पागलों के समान चिल्ला उठी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, वह माता 100 बार धन्य है। ऐसा प्रभु श्री राम ने पहले कहते हैं कि वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, तो भगवान श्री राम के साथ वो संपूर्ण सभा चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य है वो एक लाल भरत की माई, 100 बार धन्य है। अब आपको दिए गए हैं यहां पर 5 प्रश्न, पांचों प्रश्नों के आपको आराम से उत्तर देना है। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई वाक्य किसने कहा? प्रभु श्री राम के साथ संपूर्ण सभा ने कहा। यहां पर केवल आप एक उत्तर नहीं देंगे कि प्रभु श्री राम ने कहा या सभा ने कहा, यहां पर आप देंगे संपूर्ण सभा के साथ प्रभु श्री राम ने कहा। ठीक है। कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम कहते हैं कि वो एक लाल की माई 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि का नाम और शीर्षक का नाम। शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप है और कवि मैथिली चरण गुप्त जी हैं। अब यहां पर आपका जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु से आया है। ठीक है। तो 2 में से एक करना, मैंने एक करा दिया, फिलहाल सुना देते हैं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कौन हो तुम वसंत के दूत,
कौन हो तुम वसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, गन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, तपन में शीतल मंद बयार। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। मनु ने श्रद्धा से क्या कहा कि मेरा जो जीवन है वो उपायहीन हो गया है, मेरा जीवन रहस्यमयी बना हुआ है, उपायहीन है, निरुपाय होकर के मैं एक उल्कापिंड के समान जलता हुआ भ्रमित इस शून्य अंतरिक्ष में, एक जैसे एक शून्य अंतरिक्ष में जैसे एक उल्कापिंड भ्रमित होकर के घूमता रहता है, उसे अपने स्थान का, अपने ठिकाने का, अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का पता नहीं होता है। ठीक उसी उल्कापिंड के भांति मैं भी असहाय अवस्था में घूम रहा हूं, ठीक उसी प्रकार। और फिर वो परिचय पूछते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि कौन हो तुम वसंत के दूत, तुम कोयलों के समान, वसंत के दूत कोयल के समान तुम कौन हो, कोयल के समान वाणी वाली श्रद्धा तुम कौन हो, कोयल के समान आवाज वाली, कोयल के समान वाणी वाली तुम कौन हो। विरस अर्थात नीरस, शुष्क सूखे हुए इस पतझड़ में अत्यधिक सुकोमल, घन तिमिरी में चपला की रेख, नीरस पतझड़ में भी अत्यधिक सुकोमल, और काले घने मेघों के मध्य में चपला अर्थात विद्युत की रेखा के समान, और तपन में ऊष्मा में भी शीतल मंद सुगंध वायु के समान तुम कौन हो। प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम बताइए। पाठ का नाम आप जानते हैं श्रद्धा मनु, कवि हैं जयशंकर प्रसाद। व्याख्या कर ही दी। पद्यांश में कौन किसके विषय में कह रहा है, तो श्रद्धा मनु के विषय, मनु श्रद्धा के विषय में कह रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर श्रद्धा और मनु का वार्तालाप चल रहा है, तो श्रद्धा और मनु का आपस में वार्तालाप है। एक उल्का सा जलता भ्रांत में कौन सा अलंकार, तो सा लग गया तो उपमा अलंकार है। घन तिमिर में चपला की रेख, अंश का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे श्रद्धा का सुंदर गोरा गौर वर्ण का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे काले घने मेघों के मध्य में बिजली की कोई रेखा हो। फिर आपको साहित्यिक परिचय देना, कहेंगे सर आप साहित्यिक परिचय 80 शब्दों में कैसे। देखो 80 शब्द अनिवार्य नहीं, अनिवार्य ये है कि साहित्यिक परिचय आपका लिखा हो चाहे 150 शब्दों का हो चाहे 200 शब्दों का हो, मतलब 1 पेज 1.5 पेज में लिखें आप, अच्छी बात है, ठीक है। बहुत कम बहुत ज़्यादा वो आप नपे तुले शब्दों में आप गिनने की कोशिश ना करें, बस लिख दीजिए जितना आता है, ठीक है। तो ये साहित्यिक परिचय दोनों का, कवि और लेखक का। फिर एक कहानी आएगी 5-5 नंबर में। अच्छा ये 5 नंबर में 3 नंबर में जीवन परिचय साहित्यिक परिचय आएगा। 2 अंक की रचनाएं होंगी, रचनाएं नहीं लिखेंगे अगर रचनाएं तो 2 अंक चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सभी की रचनाएं याद करिए ताकि आपको संपूर्ण 5 में 5 यानी 10 नंबर टोटल मिल जाएं आपको दोनों लोगों के साहित्यिक परिचय में, ठीक। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश आपको, एक कथा भारती में आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक कहानी का सारांश आएगा या चरिचित्रण आएगा, ठीक है, या कहानी में के किसी पात्र का चरिचित्रण आ जाएगा, वो लिख देना है 5 अंकों का। फिर आपको एक खंडकाव्य अपने जिले के अनुसार पढ़ना है, यानी आपके जिले में जो चलता है जो लागू है वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे अपने सीतापुर में गुलाब खंडेलवाल का आलोक व्रत है वो चलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप आपके जिले में क्या चलता है वो समझिए, और यहाँ से एक प्रश्न का उत्तर 5 अंकों में देना होता है। अधिकतर चरिचित्रण आते हैं तो पात्रों के चरिचित्रण, सर्गों का सारांश याद रखिए। जब खंडखा आता है तो खंडखा की अगर हम बात करें तो खंडखा में संस्कृत दिग्दर्शिका और व्याकरण होता है। तो खंडखा में सबसे पहले 7 नंबर में आपका एक संस्कृत गद्यांश आएगा और एक संस्कृत का श्लोक आएगा। गद्यांश आपका 7 नंबर का होगा और श्लोक भी आपका 7 नंबर का होगा। दोनों का संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, धन्योम भारत देशम यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। तो अब इसका क्या लिखेंगे, कहां से लिया गया, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के या हमारे पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के क्या संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है, बस वो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको जो है 2 गद्यांशों में से एक गद्यांश करना होगा। फिर आपको 2 श्लोक दिए होंगे, 2 श्लोकों में से एक श्लोक करना होगा।
और इसका भी संदर्भ लिखेंगे, फिर आप हिंदी अनुवाद करेंगे। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, एक इससे रिलेटेड गाना चला था कि मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है, मिले दोस्त ऐसा इसे जिस जहां में, मिले दोस्त ऐसा जिसे इस जहां में, उसे दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। मासूम चेहरा निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे अर्थात पीठ पीछे तो आपका कार्य बिगाड़ते हैं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, आपके मुंह के सामने तो प्रिय बोलते हैं, वर्जयेत त्याग देना चाहिए, एतादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों को, क्योंकि ऐसे मित्र तो ऐसे घड़े के समान होते हैं जिसके मुख में दूध और जिसके पेट में विष भरा हुआ। ठीक है, ऐसे घड़े के समान होते हैं। उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एव अस्तमेति चा, संपत्तौ चा विपत्तौ चा महताम एक रूपता। समझ में आया कि जब सविता माने होता सूर्य, ताम्रः माने होता लाल, तो उदेति सविता, जब सूर्य उदित होता है, ताम्रः तो लाल होता है, ताम्र एव अस्तमेति चा, और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। संपत्तौ अर्थात सुख में, विपत्तौ अर्थात दुख में। संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में महताम माने महान लोग एक रूपता, एक समान रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर आपको मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। नाच नाए आंगन टेढ़ा, अर्थात कार्य न आने पर दूसरे पर आरोप लगाना। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। आम के आम गुठलियों के दाम, तो दोहरा लाभ होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संधि से आएंगे। रमेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? रमाधन ईशा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। ठीक है, कविंद्रा का संधि विच्छेद क्या होगा? कविधन इंद्रा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही। गायका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गयधन अका हो जाएगा, गायका सही। फिर देखिए शुद्ध शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार विकल्प चुनिए। तो आत्मा शब्द विभक्ति और वचन है, आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये सा वाला। नामना, नामना जो है नाम नाम नामना नामने, तो तृतीया का एक वचन है। ठीक है, यहां पर तृतीया का एक वचन लिख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों में से आपको सही अर्थ चयन करके लिखना है। अनिल और अनल। अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है आग, तो हवा और आग यहां पर टिक करेंगे। ठीक है, अंबुज और अंबुद, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल, तो यहां पर कमल और बादल सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपको एक शब्द अनेकार्थी शब्द आएगा, यानी एक शब्द के दो अर्थ लिखने होंगे। जैसे कि नाग है, तो नाग के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है हाथी, दूसरा होता है सांप। ठीक है, नाग के दो अर्थ होते। तीर के दो अर्थ होते हैं, तीर का मतलब होता है बाण, और तीर मतलब किनारा या तट। ठीक है, गो के दो अर्थ होते हैं, गो का मतलब होता है गाय, और गो का अर्थ होता है पृथ्वी, दोनों अर्थ होते हैं। ठीक, फिर आपको एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में, आशा से अधिक, तो आशातीत हो जाएगा इसका। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। फिर आपको दो वाक्यों को शुद्ध करना होगा। व्यक्ति और समाज का घोर नहीं, घोर की जगह यहां पर घनिष्ठ संबंध होगा। बेटी तो पराया धन होता है नहीं, होती है। चार कानपुर के व्यक्ति बोले, नहीं, कानपुर के चार व्यक्ति बोले। दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, इसका क्या बनाएंगे? दरिद्रता, दरिद्रता शत्रु दूसरी नहीं है, शत्रु दूसरा नहीं है, दरिद्रता जैसा शत्रु दूसरा नहीं है। ठीक है, अब शत्रु दूसरा नहीं है मतलब शत्रु तो पुल्लिंग होगा, तो दरिद्रता के साथ नहीं लगाना है आपको। हास्य रस और वीर रस का
लक्षण उदाहरण सहित लिखना है आपको। हास्य रस कि हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीस पर गंगा हसे भुजनी भुजंगा हसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये आप लिख सकते हैं, सिंपल सा उदाहरण है। वीरस का उदाहरण, वीरस का तो उस काल मारे क्रोध के तन, ये तो रौद्र का हो सकता है। बाकी वीरस में आप लिख सकते हैं चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ये भी लिख सकते हैं। उपमा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, तो सारे रसचंद अलंकार हम एक साथ कराएंगे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। बस हमारे साथ बने रहिए। ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं, तो पढ़ सकते हैं आप प्लेलिस्ट से। किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद की भर्ती है तो एक पत्र लिखिए, या फिर बैंक में आप बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए ऋण लेने के लिए, ठीक है। और एक निबंध आपका वो 6 नंबर में आएगा। एक निबंध आपका आएगा 2 अंक और 7 अंक, यानी 9 अंक का। अब आप कहेंगे 2 और 7 9 क्यों लिखा? 2 अंक का आपको बनाना होगा क्या? रूपरेखा। रूपरेखा जब आप बनाते हैं तो इसके 2 अंक मिलते हैं, और निबंध लिखते हैं उसी के अनुसार तो आपको 7 यानी कुल मिला के 9 अंक मिल जाते हैं। तो भैया डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमने दे दी है, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू इसी मॉडल पेपर के अनुसार आप तैयारी करना है, आपको ऐसे ही मॉडल पेपर यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। 2024 का एग्जाम फरवरी में ही प्रस्तावित है, तो उस हिसाब से जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए, हम भी जल्दी जल्दी करवा देंगे। और बाकी रेगुलर क्लासेस आपकी शाम 8 बजे चलती हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, सही स्पेलिंग डालिए तो मिल जाएगा, ताकि आपको हर अपडेट समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई समस्या हो modelpaper.info पर चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। सिलेबस 2024.modelpaper.info पर चले जाइए, वहाँ सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। हर एक समस्या का समाधान है, कोई टेंशन नहीं है। तो modelpaper.info पर जाकर के आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से इसको कर लीजिए।